Hello, one and all. This is Aanchal Mishra, Assistant Professor in Pharmacy from Access Colleges. आज हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं और सिर्फ आज बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देंगे और उसके सिलेबस का ओवरव्यू आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्टली बायोकेमिस्ट्री में जाने के अंदर ये सब्जेक्ट कहाँ-कहाँ पढ़ा जाता है, किस ईयर में पढ़ा जाता है और उसका कोड क्या है, वो पहले जान लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग, this subject biochemistry, it will be studied in B Pharm first year second semester. Okay, so B Pharm first year के second semester में ये पढ़ा जाता है और ये सब्जेक्ट का नाम तो आपको पता ही है, दिस इज बायोकेमिस्ट्री और इस सब्जेक्ट का कोड है BP20 3T और इसकी बायोकेमिस्ट्री की प्रैक्टिकल भी होते हैं और इस बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल का कोड है BP209P. नाउ वी विल डिग इनटू द बायोकेमिस्ट्री. सो फर्स्टली बायोकेमिस्ट्री क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है. तो यहाँ पर जैसे लिखा है दैट बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस concerned with the chemical and physico-chemical processes and substances that occurs within living organisms. तो इन द सिंपल फॉर्म में बताती हूँ, बायोकेमिस्ट्री उसके नाम पे ही आपको दिख रहा है कि समथिंग इज बायो एंड केमिस्ट्री. तो यहाँ पर आपको क्या है, बायोकेमिस्ट्री में इन द बायोकेमिस्ट्री यहाँ पर आपको क्या आता है, इट विल बी इंक्लूडिंग द बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री. तो और दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम लोग बॉडी के अंदर जो भी आपके केमिकल रिएक्शंस या फिजिको केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो हम लोग बायोकेमिस्ट्री के थ्रू पढ़ते हैं. सो ये आपका डेफिनेशन है कि बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है, दैट इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लोग बाय केमिकल रिएक्शंस, बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं और फिजिको केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो हम लोग बायोकेमिस्ट्री के हेल्प के थ्रू पढ़ते हैं. एंड नाउ नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बायोकेमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव. क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं तो उससे पहले हम लोग को क्या पता होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव या उसका स्कोप क्या है कि वो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं. तो फर्स्टली यहाँ पर हम लोग आते हैं तो ऑब्जेक्टिव में आते हैं. तो बायोकेमिस्ट्री जो भी हम लोग का ब्रांच है तो उसमें वो आपके 3 फील्ड्स में डिवाइड होता है. तो फर्स्टली आपका कौन से फील्ड में डिवाइड होगा, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में डिवाइड होगा, नेक्स्ट आपके एंजाइमोलॉजी में डिवाइड होगा एंड थर्ड आपके मेटाबॉलिज्म में डिवाइड होगा. सबसे ज़्यादा हम लोग यहाँ पर मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि इसी में आपके ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस और फिजिको केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट होते हैं. तो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी मतलब हम लोग टोटल आपकी सेल बायोलॉजी के बारे में यहाँ पर पढ़ा जाता है और दूसरा एंजाइमोलॉजी, क्योंकि जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उसमें एंजाइम आपका एक एक्टिव रोल प्ले करता है. तो इस वजह से हम लोग टोटल एंजाइम की स्टडी भी आपके बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ते हैं. एंड मेटाबॉलिज्म के बारे में आपको पता ही है कि मेटाबॉलिज्म इज डिवाइडेड इनटू एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ एन मॉलिक्यूल एंड ब्रेकडाउन ऑफ एन मॉलिक्यूल. तो यहाँ हम लोग कोई भी मॉलिक्यूल, जो भी आपके एग्जांपल लीजिए आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज की फॉर्मेशन के बारे में भी पढ़ेंगे और उसके ब्रेकडाउन होगा तब आपको एनर्जी प्रोड्यूस होगी बॉडी में, तो उसके ब्रेकडाउन के बारे में भी यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द मेटाबॉलिज्म. नाउ वी विल बी कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव कि ये क्यों पढ़ा जाता है. तो फर्स्टली यहाँ पर हम लोग ये क्यों पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या है पढ़ने का, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि फॉर्मेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म जो हम लोग बोल रहे हैं तो उसमें कोई तो केमिकल रिएक्शंस होंगे. तो जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तब वहाँ पर आपको क्या होता है कि केमिकल बॉन्डिंग्स होती है, नहीं तो एक केमिकल या एक केमिकल मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से आपका अटैच होता है. तो वो सारी चीज़ें आपको कहाँ पता चलती हैं, विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिस्ट्री हम लोग वहाँ पर पता कर सकते हैं. सो हियर इट इज नथिंग बट द दे इंटरैक्ट एंड रिएक्ट विथ ईच अदर. सो ये इंटरेक्शन एंड रिएक्शन जो भी होता है वो हम लोग बायोकेमिस्ट्री के हेल्प से पढ़ सकते हैं. एंड दूसरा हम लोग को क्या होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं हम लोग के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो हम लोग बायोकेमिस्ट्री के थ्रू पढ़ सकते हैं, उसका हेल्प लेके पढ़ सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो सेकेंड स्कोप भी वही है आपका, दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और वो केमिकल रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं और वो कौन से टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो हो रहे हैं, वो हम लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़ सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं.
एंड नाउ द थर्ड वन, ये हम लोग को क्या है, जैसे कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ये आपको एक रिसर्च टाइप का है। ओके, सो यहाँ पर आपको ये क्या करेगा, साइंटिफिक रिसर्चेस में आपको हेल्प करता है और यहाँ पर मेडिकल डिस्कवरी में आपका हेल्प करता है। ओके, सो इसका बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या है, इट बेसिकली आपको क्या कर, इट विल बी हेल्पिंग इन द scientific and medical discovery fields which were included of pharmaceutical, which are included of pharmaceutical, forensic and nutritions. Okay, जो न्यूट्रिशन फील्ड वाले होते हैं या फार्मास्यूटिकल फील्ड वाले होते हैं, तो वो आपको बायोकेमिस्ट्री का किस लिए यूज करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपके कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एंड मेडिकल बायोलॉजी पढ़ने के लिए। ओके, नाउ अब हम लोग आते हैं, वी विल बी कमिंग टू द सिलेबस। तो बायोकेमिस्ट्री जो मैंने आपको बोला है कि ये सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा जाता है, बी फार्म फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा जाता है। तो उसमें क्या क्या पढ़ते हैं, तो फर्स्ट हम लोग का आता है यूनिट 1। यूनिट 1 आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज द चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। तो चैप्टर 1 के बारे में हम लोग आते हैं, तो फर्स्टली हम लोग यहाँ पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स। सो फर्स्ट आपका क्या है, बायोमोलिक्यूल्स। बहुत लोगों को बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है पता नहीं, तो फर्स्टली हम लोग जानते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है। तो बायोमोलिक्यूल्स हम लोग के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऑलरेडी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उनकी हेल्प से हम लोग को क्या है, केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट होते हैं। सो वहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ओके, सो बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन में सेम लाइक द डेफिनेशन व्हाट आई हैव सेड नाउ, एंड नेक्स्ट हम लोग उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। बायोमोलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड इनटू योर कार्बोहाइड्रेट्स, योर अमाइनो एसिड्स, योर न्यूक्लिक एसिड्स और आपके लिपिड्स। ये हम लोग के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि बायोमोलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जो ऑलरेडी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं और केमिकल रिएक्शंस में हेल्प करती हैं। सो उसका क्लासिफिकेशन आपके क्या है, ये आपके कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड्स और आपके प्रोटीन से उनकी क्लासिफिकेशन है। तो ऑलरेडी हम लोग को क्लासिफिकेशन के बारे में पता चल गया। अब उसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल नेचर एंड बायोलॉजिकल रोल। मतलब हम लोग के कार्बोहाइड्रेट का केमिकल नेचर क्या है, लिपिड का केमिकल नेचर क्या है, न्यूक्लिक एसिड का केमिकल नेचर क्या है, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके जो भी कार्बोहाइड्रेट या लिपिड, न्यूक्लिक एसिड बायोमोलिक्यूल्स हैं, लेकिन उनके डिफरेंट डिफरेंट केमिकल नेचर्स आपके प्रेजेंट होते हैं। एंड नेक्स्ट इज द बायोलॉजिकल रोल। बायोलॉजिकल रोल मतलब क्या है, उसके यूजेस क्या हैं। ओके, वी विल बी स्टडिंग द बायोलॉजिकल यूजेस ऑफ द डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स। ये आप चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। नाउ कमिंग टू द चैप्टर 2 ऑफ यूनिट 1, इसमें आप क्या पढ़ेंगे, यू विल बी स्टडिंग द बायो एनर्जेटिक्स। मतलब बायो एनर्जेटिक्स का मतलब यहाँ पर क्या है, जो भी आपके बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। तो वो एनर्जी का यूटिलाइजेशन आपको हीट फॉर्म में भी होता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर हम लोग बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे। जो भी आपका बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें एनर्जी कैसे यूटिलाइज हो रही है और कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी आपकी यूटिलाइज हो रही है। ओके, सो यहाँ पर हम लोग आते हैं, तो बायो एनर्जेटिक्स में आपका फर्स्ट वन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी का मतलब यहाँ पर क्या है, जो भी एनर्जी आपकी अवेलेबल है वर्क करने के लिए, उसको हम लोग फ्री एनर्जी बोलते हैं, और उसको आप गिब्स फ्री एनर्जी भी करके बोल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपके एंडरगोनिक एंड एक्सरगोनिक रिएक्शन, ये आपने 12th या 11th में भी पढ़ा होगा, जिसको हम लोग एंडोधर्मिक एंड एक्सोधर्मिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज योर रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। फ्री एनर्जी ऑलरेडी आप वहां पर ऊपर पढ़ चुके हैं, जो कि आपके गिब्स फ्री एनर्जी है। उसके साथ आपकी एंथैल्पी एंड एंट्रोपी का रिलेशन क्या है। बेसिकली एंथैल्पी एंड एंट्रोपी आपके हीट पैरामीटर्स होते हैं, जो कि आपकी एनर्जी को रिलीज करते हैं, और ये आपके थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द रेडॉक्स पोटेंशियल। रेडॉक्स पोटेंशियल हम लोग को पता ही है। रेडॉक्स पोटेंशियल हम लोग को किस लिए यूज होता है, इट इज नथिंग बट एन पोटेंशियल विच मेजर्स द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो भी मॉलिक्यूल आपका और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैरी आउट कर रहा है, उसके बीच का पोटेंशियल आइडेंटिफाई हम लोग रेडॉक्स पोटेंशियल से करते हैं। और ये बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, तो बॉडी के अंदर ज्यादातर आपके जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो रेडॉक्स
आपके रिएक्शंस कैरी आउट करते हैं, जो कि आपके रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस होते हैं। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड्स। एनर्जी रिच कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और फिर आपके क्लासिफिकेशन, एनर्जी रिच कंपाउंड के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस एंड एटीपीज के बारे में यहाँ पर पढ़ा जाता है, क्योंकि एटीपी आपकी मेन एनर्जी सोर्स रहती है। ओके, नेक्स्ट इज योर यूनिट 2। यूनिट 2 के बारे में हम लोग आते हैं। तो यूनिट 2 आपका सबसे पहला बायोमोलिक्यूल का क्लासिफिकेशन है, जो कि आपका कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें हम लोग मेन मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम लोग आते हैं, तो यहाँ जो यूनिट 2 है वो भी आपके 2 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जो कि आपका चैप्टर 1 आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है और चैप्टर 2 आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन है। तो चैप्टर 1 कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में आते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्लाइकोलिसिस साइकिल पढ़ेंगे, जिसका पाथवे, एनर्जेटिक एंड सिग्निफिकेंस पढ़ा जाता है। सेकेंड आते हैं तो फिर ये आपकी सिट्रिक एसिड साइकिल है, और थर्ड एंड वी विल बी स्टडिंग अबाउट द HMP शंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ओके, सो बेसिकली हम लोग यहाँ पर ये बता सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट में आपका ज़्यादातर ग्लूकोज आपका मेन मॉलिक्यूल होता है, और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ही आपका मेन मॉलिक्यूल होता है सारे साइकिल्स को कैरी आउट करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आपके 2 पाथवेज में होते हैं, एक आपका ऑक्सीडेटिव पाथवे में होता है, दूसरा आपका सिंथेटिक पाथवे में होता है। तो ये जो आपकी साइकिल है, ग्लाइकोलिसिस साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल और HMP शंट साइकिल, ये आपकी आती हैं ऑक्सीडेटिव पाथवे की साइकिल्स होती हैं। ओके, सो ऑक्सीडेटिव पाथवे का मतलब क्या होता है, ये साइकिल्स बेसिकली आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कैरी आउट करके की जाती हैं। और ग्लाइकोलिसिस साइकिल के बारे में हम लोग फर्स्टली बात करेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, आपका जो ग्लूकोज मॉइटी है वो आपके पाइरुवेट में कन्वर्ट होके एनर्जी को रिलीज करता है, और इस ग्लाइकोलिसिस साइकिल को यूनिवर्सल पाथवे साइकिल भी बोला जाता है। क्यों यूनिवर्सल साइकिल पाथवे बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है, ग्लाइकोलिसिस में जो आपका पाइरुवेट फॉर्म होता है, एंड प्रोडक्ट होते हैं इसके 2। फर्स्टली आपका एरोबिक एंड प्रोडक्ट होता है, जो कि आपका पाइरुवेट होता है, एनारोबिक एंड प्रोडक्ट होता है, जो कि आपका लैक्टेट होता है। ये जो भी आपका एंड प्रोडक्ट है, एरोबिक या एनारोबिक एंड प्रोडक्ट है, वो आगे जाके दूसरी साइकिल्स के स्टार्ट करने के लिए यूज होता है। तो इस वजह से हम लोग इसको यूनिवर्सल पाथवे बोलते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू द सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल आपके माइटोकॉन्ड्रिया में कैरी आउट होती है, एंड ये भी आपको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज होती है। एंड नेक्स्ट इज द HMP शंट। HMP शंट में भी आपका ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। एंड नेक्स्ट आपको आते हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे। सो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे में यहाँ पर आपका क्या है, आपका जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपके ग्लाइकोजन फॉर्म में भी स्टोर होता है। ओके, इन आवर बॉडी आपका ग्लूकोज क्या है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में भी यहाँ पर आपका स्टोर होता है। तो फर्स्टली यहाँ पर क्या है, जब भी आपके ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो आपके बॉडी में क्या होता है, आपका ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होके एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ग्लाइकोजन फॉर्मेशन भी पढ़ते हैं और ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन भी पढ़ते हैं। जो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन है, ग्लाइकोनियोलाइसिस बोलते हैं उसको। नेक्स्ट आपके क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, एक्सक्यूज मी, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में यहाँ पर आपका क्या है, इट इज द रिवर्सिबल पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस साइकिल। ओके, जो आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ये आपकी रिवर्स साइकिल ऑफ ग्लाइकोलिसिस है। जैसे आपको ग्लाइकोलिसिस में क्या होता था, आपके ग्लूकोज से पाइरुवेट का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीडेटिव पाथवे में। यहाँ ग्लूकोनियोजेनेसिस में आपका क्या होता है, पाइरुवेट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट ये लास्ट आपका क्या है, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड डायबिटीज मेलिटस। तो यहाँ पर हम लोग ब्लड ग्लूकोज लेवल की रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये साइकिल हम लोग टोटल ग्लूकोज के बारे में ही पढ़ रहे हैं, और ग्लूकोज की कमी हो जाती है, नहीं तो फिर हम लोग को प्रॉपर ग्लूकोज रिलीज नहीं हो पाता है इंसुलिन के फॉर्म में, तब आपको डायबिटीज मेलिटस होता है। तो उसके बारे में भी यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे।
नेक्स्ट कमिंग टू द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। सो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हो, ETC, विच इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को कंबाइन करके यहाँ पर आपका क्या करता है, ATP की फॉर्मेशन करता है। सो ATP का यूज क्या है, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि ATP आपके केमिकल रिएक्शंस में यहाँ पर एनर्जी सोर्स की तरह काम करती है। तो जो भी आपके साइकिल्स हैं वहां पर, जो भी साइकिल है स्टेप वाइज रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में कन्वर्ट होने के लिए कुछ तो एनर्जी की जरूरत होगी। वो एनर्जी आपको कैसे आएगी, ATP के फॉर्म में, NADPH के फॉर्म में आपको एनर्जी वहां पर यूटिलाइज होती है, नहीं तो फिर आपके फ्लैवोप्रोटीन्स के फॉर्म में एनर्जी यूटिलाइज होती है। तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग क्या है, इसका जो ATP है वो कैसे सिंथेसिस हो रही है, तो वो चीज यहाँ पर हम लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में पढ़ते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसके 5 कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं, और फिर ये सारी चीजें आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ओके, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कैरी आउट होता है, और टोटल माइटोकॉन्ड्रिया में आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और उसके 5 कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, जो कि आप आगे जाके पढ़ेंगे। ओके, इन डिटेल वहां पर जब आप टॉपिक इन डिटेल में पढ़ाया जाएगा तो वहां पर उसको एक्सप्लेन करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज यूनिट 3। सो यूनिट 3 यहाँ पर आप क्या पढ़ोगे, लिपिड मेटाबॉलिज्म। दिस इज ऑल्सो कंसिस्टिंग ऑफ द 2 चैप्टर्स, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। तो चैप्टर 1 में यहाँ पर आपका क्या है, लिपिड मेटाबॉलिज्म है, और चैप्टर 2 में आपका क्या है, एमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म है। तो बेसिकली हम लोग को पता है कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो आपका मेन एनर्जी सोर्स है, और जो आपका लिपिड है वो आपका सेकेंड एनर्जी सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट के बाद जो एनर्जी सोर्स हम लोग को आता है वो आपके लिपिड्स हैं। तो जो भी आपका एनर्जी है वो आपके लिपिड लेयर्स में स्टोर हो जाती है, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से वो आपकी रिलीज हो जाती है। ओके, सो यहाँ पर लिपिड्स में आपके क्या आते हैं, फैटी एसिड्स आपके यहाँ पर लिपिड के फॉर्म में आपके प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, फर्स्टली आपका बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स यहाँ पर पढ़ेंगे, और दूसरा आपका क्या है, फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, क्योंकि कीटोन बॉडीज भी यहाँ पर मेजर रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट आपकी कीटो एसिडोसिस पढ़ेंगे एंड डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। ओके, यहाँ पर मेनली डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड का मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोग पाल्मिटिक एसिड की सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं हम लोग बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। एंड ये कोलेस्ट्रॉल आपके बाइल एसिड्स में, नहीं तो विटामिन डी में, नहीं तो स्टेरॉइड हार्मोन्स में कैसे कन्वर्ट होता है, और उसके जनरल केमिकल रिएक्शंस और कन्वर्शन के केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर पढ़े जाएंगे। एंड लास्टली यहाँ पर क्या है, डिसऑर्डर्स ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म। डिसऑर्डर्स ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म भी यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, जो कि ज्यादातर ऑब्जर्व किया जाता है वो आपकी ओबेसिटी होती है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। हम लोग को इतना तो पता है कि अमाइनो एसिड्स होते क्या हैं। ओके, अमाइनो एसिड्स आपके प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और अमाइनो एसिड्स आपकी 20 प्रेजेंट होती हैं। ओके, 20 अमाइनो एसिड्स आपकी प्रेजेंट होती हैं, जो कि आपकी डिवाइडेड है एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पर हम लोग अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में क्या पढ़ेंगे, जनरल रिएक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आता है ट्रांस अमाइनेशन, डी अमाइनेशन एंड डी कार्बोक्सिलेशन। सो एट वन पॉइंट आई कैन से लाइक ट्रांस अमाइनेशन क्या होता है, जनरली आपका अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करो कि दूसरे अदर कीटो एसिड्स में, तब वो आपको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस अमाइनेशन। ओके, डी अमाइनेशन इज नथिंग बट द रिमूवल ऑफ द अमाइनो ग्रुप, एंड डी कार्बोक्सिलेशन आपका क्या हो गया, इट इज नथिंग बट द रिमूवल ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो ये आपके जनरल रिएक्शंस हो गए, ट्रांस अमाइनेशन, डी अमाइनेशन एंड डी कार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट आपका आता है यूरिया साइकिल एंड इट्स डिसऑर्डर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आपके प्रोटीन्स हो या अमाइनो एसिड्स हो, उसका एंड प्रोडक्ट, अगर उसका हम लोग मेटाबॉलिज्म करते हैं तो उनका एंड प्रोडक्ट आपका क्या है, यूरिया है।
मतलब आपका जो भी अमाइनो एसिड है या प्रोटीन है वो यूरिया के फॉर्म से आपके बॉडी में एक्सक्रीट आउट होता है। तो इसीलिए हम लोग को यूरिया साइकिल पढ़नी है और यूरिया साइकिल के डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आता है कैटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइलएलानिन एंड थायरोसिन। फिनाइलएलानिन एंड थायरोसिन आपके अमाइनो एसिड हैं जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है, क्योंकि फिनाइलएलानिन एंड थायरोसिन, जो थायरोसिन है वो हम लोग के बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उसके सिंथेसिस में हेल्प होता है। तो इसीलिए वो ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है और उसकी सिंथेसिस आपको जाननी इम्पॉर्टेंट है और उसके कैटाबॉलिज्म आपको जानना इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइलएलानिन एंड थायरोसिन एंड उसके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक आपका फीटल फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया एंड थायरोसेनिमिया। ओके, नेक्स्ट आते हैं आपके, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि थायरोसिन आपके बायोलॉजिकल न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस में हेल्प करता है। ओके, इट इज द प्रिकर्सर फॉर योर सिंथेसिस ऑफ द बायोलॉजिकल न्यूरोट्रांसमीटर। वही पॉइंट नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे, सिंथेसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस लाइक 5-HT, मेलाटोनिन, डोपामाइन, नॉरएड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन। ओके, सो ये सारी चीजें जो डोपामाइन, नॉरएड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन जो आपके सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उसकी सिंथेसिस में आपके थायरोसिन मेजर रोल प्ले करता है। एंड ये जो आपकी 5-HT जिसको हम लोग सेरोटोनिन भी बोलते हैं, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन आपके ट्रिप्टोफैन से सिंथेसिस होती हैं। ओके, जो ट्रिप्टोफैन आपका एक अमाइनो एसिड है। नेक्स्ट कमिंग टू द कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम, यहाँ पर हीम के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि हीम यहाँ पर एंड प्रोडक्ट क्या देता है। ओके, हीम आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है, ब्लड आपका ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होके प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल में यहाँ ब्रेक डाउन होता है। और यहाँ आपका क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल आपका ग्लोबिन होता है, नॉन प्रोटीन मॉइटी आपकी हीम होती है। हीम की कैटाबॉलिज्म यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि हीम आपके एंड प्रोडक्ट कैसे देती है, इन द फॉर्म ऑफ बिलिरुबिन, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू बिलिरुबिन एंड देन इट विल बी एक्सक्रीटेड आउट। ओके, सो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम पढ़ा है तो हीम का एंड प्रोडक्ट क्या है, बिलिरुबिन। अगर बिलिरुबिन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो हम लोग को क्या, हाइपर बिलिरुबिनेमिया होता है। ओके, एंड बिलिरुबिन की कॉन्सेंट्रेशन अगर ब्लड प्लाज्मा में इंक्रीज हो जाती है तो उसको हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं। ज्यादातर आपको जॉन्डिस पता ही होगा कि दैट इज नथिंग बट द येलोइशनेस ऑफ द आईज एंड स्किन। ओके, नाउ कमिंग टू द यूनिट 4, यूनिट 4 इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूनिट 4 में यहाँ पर आप क्या पढ़ोगे, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। ओके, सो ये भी आपका क्या है, बायोमोलिक्यूल है, ये आपका 4th बायोमोलिक्यूल है। सो न्यूक्लिक एसिड सबको ही पता है, आप 11th 12th 8th से भी पढ़ रहे होगे, न्यूक्लिक एसिड्स आपके डीएनए एंड आरएनए होते हैं। ओके, सो न्यूक्लिक एसिड आपको इतना भी पता है कि वो आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी आउट करते हैं। और दूसरा क्या है, जो आपकी आरएनए मॉलिक्यूल है वो आपका क्या करता है, इट विल बी हेल्पिंग इन द प्रोटीन सिंथेसिस, सो दैट विल बी प्लेइंग द मेजर रोल। तो फर्स्टली यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर हम लोग को पता है कि वो डीएनए हो या आरएनए हो, इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, फॉस्फेट ग्रुप्स एंड शुगर मॉइटी। ओके, आपको यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है और आपके शुगर मॉइटी प्रेजेंट होता है। सो इसीलिए फर्स्ट हम लोग यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स आपके दो तरह के यहाँ पर होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन होते हैं। तो प्यूरिन एंड पिरिमिडिन में आपकी जो बायोसिंथेसिस है, प्यूरिन और पिरिमिडिन की कैटेगरी कौन कौन सी न्यूक्लियोटाइड्स आपकी आती हैं, बेसिकली अगर हम न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए की बात करें तो वहां पर हम लोग के न्यूक्लियोटाइड्स एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल आपके प्रेजेंट होते हैं। तो उनकी बायोसिंथेसिस कैसे होती है वो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। सेकंड आपका आता है कैटाबॉलिज्म। तो फर्स्ट हम लोग ने यहाँ पर क्या पढ़ लिया, फॉर्मेशन पढ़ लिया, तो सेकंड हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, उसका ब्रेकडाउन। मतलब वो अगर सिंथेसाइज हो गया तो उसका ब्रेकडाउन होके उसको बाहर भी निकलना होता है जब उसका काम खत्म हो जाता है। तो सेकंड में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स एंड वहां पर हम लोग यहाँ ये भी पढ़ेंगे हाइपर यूरेसिमिया एंड गाउट डिसीज। ओके, ये हाइपर यूरेसिमिया एंड गाउट डिसीज यहाँ पर क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पर यूरिया के थ्रू यहाँ पर ये रिलीज होते हैं
और यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन अगर बॉडी में इंक्रीज हो जाती है तो आपको गाउट एंड हाइपर यूरेसीमिया के चांसेस बहुत रहते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया मैमेलियन जीनोम। मैमेलियन जीनोम भी आपका इम्पोर्टेंट है और बिकॉज द डीएनए मॉइटी विल क्रिएट योर मैमेलियन जीनोम। सो यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैमेलियन जीनोम भी पढ़ेंगे कि वो कैसे ऑर्गेनाइज होता है। नेक्स्ट यू विल बी स्टडिंग द मेन कॉन्सेप्ट आपका डीएनए एंड आरएनए के स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर हम लोग डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ डीएनए एंड टाइप्स ऑफ आरएनए भी इन डिटेल यहाँ पढ़ा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट यहाँ पर आपका आएगा ट्रांसलेशन। ओके, फर्स्टली यहाँ पर आपका आएगा डीएनए रिप्लिकेशन। फर्स्ट आपका आता है डीएनए रिप्लिकेशन कि डीएनए खुद कैसे रिप्लिकेट हो रहा है और डॉटर मॉलिक्यूल्स को कैसे प्रोड्यूस कर रहा है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैसे कैरी आउट कर रहा है। सेकेंड आपका आता है ट्रांसक्रिप्शन, जिसको हम लोग आरएनए सिंथेसिस भी बोलते हैं। सो ट्रांसक्रिप्शन आपके कैसे होता है, डीएनए आपके आरएनए में कन्वर्ट होता है और आपका एमआरएनए की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है विच इज कॉल्ड एज आरएनए सिंथेसिस। और वो ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रहा है, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है और वो एंजाइम आपकी क्या है, होलो एंजाइम है कि कोर एंजाइम है, ये यहाँ पर आप इन डिटेल पढ़ोगे। एंड जेनेटिक कोड्स के बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि जेनेटिक कोड आपके ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन में मेजर रोल प्ले करते हैं। जेनेटिक कोड्स या कोडॉन्स बोल लीजिए, वो आपके स्टार्ट कोडॉन्स होते हैं, मतलब इनिशिएटिंग कोडॉन्स, मतलब एक प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए आपके कोडॉन्स यूज होते हैं एंड प्रोसेस को एंड करना है तो हम लोग वहां पर स्टॉप कोडॉन्स को यूज करते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन विच इज नथिंग बट द ट्रांसलेशन, जो कि आपका प्रोटीन सिंथेसिस है। तो यहाँ आपका क्या होता है, आरएनए आपके राइबोसोम में इन्वॉल्व होके RNA in the ribosome it will be converted into protein. Okay, so यहाँ आपका क्या है, सिंपल फॉर्म में अगर बताएं ट्रांसलेशन मतलब, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, RNA will be converted into protein in the presence of the enzymes. Okay, so यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे एंड द इनहिबिटर्स। इस प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने के लिए इनहिबिटर्स या ड्रग मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होती हैं, वो क्या होती हैं वो भी यहाँ इन डिटेल पढ़ा जाता है। ओके, सो न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन में ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। नाउ कमिंग टू द लास्ट यूनिट विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, विच इज कॉल्ड एज एंजाइम्स। ओके, सो एंजाइम्स आपकी लास्ट यूनिट है। एंजाइम्स यहाँ बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। जो भी आपने आगे यूनिट्स में देखा है, जो भी केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट हो रही हैं, हर केमिकल रिएक्शन एक एंजाइम के हेल्प से ही होती हैं। और एंजाइम्स आपको पता ही है कि इट विल प्ले ए रोल ऑफ कैटलिस्ट। ओके, एंजाइम्स आपकी बायो कैटलिस्ट होती हैं एंड वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होती हैं, टोटली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आपकी होती हैं एंड ये आपको क्या करती है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करती हैं, आपके केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ पर इंक्रीज करती हैं। सो फर्स्टली यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। ओके, यहाँ पर हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स पढ़ेंगे, एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एंजाइम की प्रॉपर्टीज में फर्स्ट मेन प्रॉपर्टी है कि उसकी स्पेसिफिसिटी रहती है, एक एंजाइम एक रिएक्शन को ही कैरी आउट करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है आपका नॉमेनक्लेचर एंड आईयूबी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। ओके, आईयूबी का मतलब ये है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, आपके एंजाइम की क्लासिफिकेशन दे रखी है अलग। सो आईयूबी के क्लासिफिकेशन में अगर हम लोग डिफाइन करें तो आपकी एंजाइम 6 टाइप्स में क्लासिफाइड है उसके मेजर रोल में। ओके, सो यहाँ पर हम थोड़े बताएंगे, लाइक आपके ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। ओके, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस यहाँ पर आपका क्या करता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में हेल्प करता है। हाइड्रोलेजेस, हाइड्रोलेजेस यहाँ पर आपके हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस में हेल्प करता है। ट्रांसफरेजेस, ट्रांसफरेजेस यहाँ पर क्या करते हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप को दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर हेल्प करते हैं। ओके, लाइगेजेस, लाइगेजेस आपके फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन, कोई भी मॉइटी के फॉर्मेशन या ब्रेकडाउन में यहाँ पर आपके हेल्प करते हैं। ओके, सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन विच आर इंक्लूडेड बाय द आईयूबी। ओके, सो ये सारी चीजें आप कहाँ पढ़ोगे, एंजाइम्स के फर्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एंजाइम काइनेटिक्स। तो एंजाइम काइनेटिक्स में यहाँ पर हम लोग ने स्टार्टिंग में क्या बोला, एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करती हैं। तो वो कैसे इंक्रीज कर रही है, कैसे आपका रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है,
अगर आप रिएक्शन में कोई और चेंजेस कर रहे हैं तो फिर आपकी प्रोडक्ट फॉर्मेशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कहाँ ऑब्जर्व करेंगे? एंजाइम काइनेटिक्स में ऑब्जर्व करेंगे और किसके हेल्प? विद द हेल्प ऑफ माइकलिस मेंटन इक्वेशन या माइकलिस मेंटन प्लॉट के थ्रू हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट कमिंग टू द एंजाइम इनहिबिटर्स, और जैसे एंजाइम आपकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है वैसे ही आपके उस एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एंजाइम इनहिबिटर्स भी प्रेजेंट हैं, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और उसके एग्जांपल्स भी लेंगे। ओके, नेक्स्ट वी विल बी कमिंग टू द रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स एंड एंजाइम इंडक्शन, रिप्रेशन, एलोस्टेरिक एंजाइम रेगुलेशन। ओके, आपकी यहाँ पर आपके क्या है? रेगुलेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स को कैसे रेगुलेट किया जाता है वो सारी चीजें भी इस टॉपिक में हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? एंजाइम कौन से क्या किस कैटेगरी के हैं? एंजाइम अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रही है तो उसको हम लोग एंजाइम इंडक्शन बोलते हैं प्रोसेस को, और वो एंजाइम्स एंजाइम इंड्यूसर कहलाती हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आता है रिप्रेशन, मतलब कोई भी एक्टिविटी को स्टॉप करना है तो उसको हम लोग उस एंजाइम्स को क्या बोलेंगे? एंजाइम रिप्रेसर्स बोलेंगे, एंड उस एक्टिविटी को रिप्रेशन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट आपकी आती है एलोस्टेरिक एंजाइम रेगुलेशन। एलोस्टेरिक एंजाइम एक डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, मतलब अगर कोई भी एंजाइम के अंदर एलोस्टेरिक साइट है तो उस एंजाइम को हम लोग ने नेम दिया है एलोस्टेरिक एंजाइम्स। एलोस्टेरिक एंजाइम दो टाइप की होती हैं, अगर एलोस्टेरिक एंजाइम पॉजिटिव है तो वो एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगी, अगर एलोस्टेरिक एंजाइम नेगेटिव है तो वो आपकी एक्टिविटी को इनहिबिट करेंगी। ओके, उसके रेगुलेशंस के बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। Next, coming to the therapeutic and diagnostic application of enzymes and isoenzyme coenzymes. Okay, so last is the we will be studying about the therapeutic and diagnostic applications of the enzyme. और enzyme की category भी है, that enzyme will be different categories. It will be consisting of different categories like isoenzyme and coenzyme. So we will study at the last that what is an isoenzyme and what is an coenzyme, and what are the examples of an isoenzyme, what are the examples of coenzyme, and what the structures it is obtaining. Okay, so these all things, basically with the biochemical functions we will be studying these all the things. Okay, so in the unit 1, from unit 1 to unit 5 you will be covering all the related important topics of biochemistry. Okay, so this is also a very useful subject and knowledge gaining subject in your pharmacy. Okay, so thank you. We will see you in the next lecture.